पहले जो मेरे पास, हाँ कर दे फटाफट करते चलो। क्वेश्चन नंबर 1 भी कराना है क्या तुम लोगों को? ओके लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। भाई आज हम बच्चों क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं पार्ट टेस्ट 2 का डिस्कशन। ये एक डाउट डिस्कशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके डाउट क्या क्या है फटाफट बता दे। चलो देखो। यस। क्वेश्चन नंबर 1। किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 भी पूछ लिया। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 तो बेटा बहुत ही आसान है, इसमें को तो कुछ है ही नहीं है। देखो पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है। ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन एक्टिंग अलोंग आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है। एक फोर्स दे दिया, उसका मैग्नीट्यूड दे दिया बेटा, उसकी डायरेक्शन दे दी, वेक्टर के टर्म्स में दे दी। ठीक है। डिस्प्लेसेस ए पार्टिकल फ्रॉम ए पॉइंट 241 से 352। तो आपको वर्क डन बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं बेटा पार्ट टेस्ट 3, है ना? पार्ट टेस्ट, सॉरी पार्ट टेस्ट 2, राइट। पार्ट टेस्ट 2 का डिस्कशन ये चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों क्या बोल रहा है वहां पे? ये बोल रहा है कि भाई एक फोर्स है आपके पास बच्चों, एक फोर्स है। देखो ये रहा फोर्स, 30 न्यूटन का फोर्स है और उसकी डायरेक्शन दे दी आई जे के, है ना? तो अब वेक्टर एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो वो क्या आ जाएगा सीधा सीधा? भाई क्या आ जाएगा? डायरेक्शन क्या दे दिया? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बट इससे काम नहीं चलेगा, आपको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारा वेक्टर एफ आ गया। भाई √3 से डिवाइड क्यों कर रहे हो? क्योंकि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप की डायरेक्शन में है। तो इन केस यू वांट टू फाइंड द फोर्स, तो फोर्स वेक्टर कैसे लिखोगे? फोर्स वेक्टर लिखोगे फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और उसके लिए यूनिट वेक्टर आर कैप लूंगा। और आर कैप बच्चों क्या हो जाएगा? वेक्टर आर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। दैट्स वाई ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, सॉरी ये फोर्स वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में क्या बोलता है? मैं समझ गया आपको ना खाली वेक्टर में प्रॉब्लम आ रही होगी इसमें, वरना तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। 241 और 352। तो भाई क्या कर रहा है वो? 241 से डिस्प्लेस कर रहा है कहाँ? 352 पर। तो बच्चों ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेंगे यहाँ से। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लो आपके पास आ जाता है वेक्टर डी। तो ये वेक्टर डी आ जाएगा बेटा 3 - 2 आई कैप प्लस 5 - 4 जे कैप प्लस 2 - 1 के कैप। वेक्टर डी भी वही आ गया। ठीक है। तो वर्क डन कितना आ गया था? वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी लगा दो। एफ डॉट डी लगाएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? ये 30/√3 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का डॉट प्रोडक्ट ना, तो 1 + 1 + 1। तो सीधा सीधा ये आ गया बच्चों 30√3 आंसर आ गया। 30√3 जूल, है ना? ऊपर 3 आ जाएगा ना, नीचे √3 है तो ऊपर वाले 3 को लिख देंगे। √3 इंटू √3 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 30√3 जूल। आपका इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लो फटाफट, मिल रहा है यहाँ थर्ड वाला आंसर आ गया। ठीक है। कोई डाउट बच्चों? थर्ड आंसर आ गया। जल्दी कमेंट कर दिया करो, तेजी से, टाइम नहीं लगाना कमेंट में। जब मैं बोल रहा हूं कोई डाउट तो जल्दी से लिख दो यस और नो। ठीक है। अच्छा 10th क्वेश्चन था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों क्या है? 10 10 10 यस। हियर इज क्वेश्चन नंबर 10। वॉच आउट। एक भारी कण जो कि एल लंबाई की रस्सी से बंधा हुआ है को साम्य अवस्था से स्क्वायर रूट ऑफ जेल की चाल से क्षैतिज रूप से प्रक्षेपित किया जाता है। तो उस बिंदु पर चाल क्या होगी जहां रस्सी में तनाव कण के भार के बराबर हो जाए? हिंदी में पढ़ा, हिंदी में पढ़ा का क्वेश्चन। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं। इफ हैवी ए हैवी पार्टिकल हैंगिंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। भाई एक भारी सा पार्टिकल है, एक रस्सी बनी है एल लेंथ की, उससे आपने उसको लटका दिया, लटका दिया। ठीक है। इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विद स्पीड स्क्वायर रूट ऑफ जीएल। इसको, इस इन 3 लाइन को पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है ना ये? क्वेश्चन नंबर 10 है ना ये? तो जरा लिख देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है। ये मुझे समझ में आ रहा है कि भाई एक रस्सी से एक भारी कण को बांध दिया, पार्टिकल को बांध दिया, ये हो गया। और इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों, इस वाली डायरेक्शन में देख रहे हो आप, ये वाली डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दे दी। एंड दैट वेलोसिटी, लेट्स से वी या यू मान लो, कुछ भी मान लो, यू ले लेता हूं। और वो कितनी दे दी बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ जीएल। ठीक है।
यहां तक तो क्वेश्चन को पढ़ के इतनी बात समझ में आ गई। देखो जो समझ में आ रहा है ना उसे लिख लो फटाफट, उससे क्या बन रहा है डायग्राम बना लो। अगला क्या पूछ रहा है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट वेयर द टेंशन इन द स्ट्रिंग। he is asking speed of the particle at which point, at the point where the tension in the string equals weight of the particle। तो भैया क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि बताइए जब जब ये पार्टिकल, ये पार्टिकल की स्पीड बताइए कब, जब टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द पार्टिकल। तो मान लो भाई देखो ये तो कंफर्म बात है कि जब ये ऐसा चलेगा तो बेटा ऐसा घूमेगी, रस्सी ऐसा घूमेगी, मतलब पार्टिकल एक्चुअल में ऐसा ट्रेवल करेगा, ऐसा जाएगा। यस यस भाई, सर्कुलर सर्कल की आर्क पे तो घूमेगा। अरे बोलो बच्चों, घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो मान लो बेटा कि किसी इंस्टेंट पर वो पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो ये रस्सी है हमारी, सपोज करो ये एंगल बन गया थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत भारी क्वेश्चन तो है नहीं बट अच्छा क्वेश्चन है। कैटेगरी मीडियम है इसकी, डिफिकल्ट नहीं है तो मीडियम ही बट बढ़िया है, मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है इसमें। तो भाई क्या पूछ रहा है कि जब वो यहां पहुंच जाएगा, जब वो यहां पहुंचाएगा तो आपको बेटा इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं बच्चा कि यहाँ पे जो स्पीड है वो v है, ठीक है, स्पीड v है, स्पीड बतानी है, ठीक है। तो भाई क्या करूं, इस टाइप के बच्चों क्लासरूम में न जाने कितने क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। क्या करोगे बताओ। तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पे बेटा mg तो लगेगा नीचे, राइट। और यू नो इफ आई एज्यूम दिस एंगल इज थीटा, तो भाई ये वाला एंगल भी बच्चा क्या हो जाएगा, थीटा। तो एक फोर्स यानी mg का एक कंपोनेंट तो बेटा इधर हो जाएगा, दैट इज mg कोस थीटा, और एक कंपोनेंट भाई ऐसा टेंजेंशियल हो जाएगा, दैट इज बच्चों mg साइन थीटा, राइट। अब देखो ये जो पार्टिकल है ना, सर्कुलर मोशन तो पक्का परफॉर्म कर रहा है ना भाई, सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म कर रहा है। तो बेटा देखो ये होगी टेंशन टी, टेंशन विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम ए पॉइंट। तो मान लो रस्सी में टेंशन है टी, तो भाई यहां से एक इक्वेशन तो बन जाएगी, एक इक्वेशन तो नाउ यू नो, देखो जब कभी भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स देयर विल बी नो सर्कुलर मोशन, देयर विल बी नो सर्कुलर मोशन। तो ये बात कंफर्म हो गई कि अगर मैं यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाई आर। आर बोले तो रेडियस, और वो रेडियस क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो आई विल राइट mv स्क्वायर बाई एल इज इक्वल्स टू हु विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। कैन यू पीपल टेल मी बच्चों, कैन यू टेल मी बच्चों हु प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। जल्दी कमेंट करो फटाफट, कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर। जल्दी से कमेंट नहीं आ रही भाई, क्या कर रहे हो। माई साइन, mg साइन, तेरी की भैया, पूरा सर्कुलर मोशन पढ़ा दिया, इतने भयानक भयानक क्वेश्चन कराए, मर गए भैया। शाहीन तुम्हारा भी आंसर गलत, आरिफ का भी आंसर गलत, रमशा का भी गलत, लाइबा का भी गलत। यस वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तरन्नुम का आंसर बिल्कुल सही है, टी माइनस एम जी कोस थीटा। अरे बाबा क्या कर रहे हो तुम, मतलब ये चिंदी क्वेश्चन को। अरे हु विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, तो टी माइनस एम जी कोस थीटा विल प्रोवाइड यू द सेंट्रीपिटल फोर्स। यस और नो। बट बच्चों आपको पता है कि टी की वैल्यू उसने क्वेश्चन में गिवन है, देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। ये देखो बेटा, ये देखो ये क्या बोला है कि टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है, इक्वल टू द वेट ऑफ द पार्टिकल उस पॉइंट पर जिस पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। टेंशन किसके बराबर है, वेट के बराबर, मतलब mg के बराबर। तो एक इक्वेशन यहां से बन गई। आई कैन, बट आई नो इट इज गिवन दैट t will be mg, तो let me substitute this t here, so you will get mv square by l is equals to mg। रखेंगे तो बेटा mg कॉमन आके 1 माइनस कोस थीटा ऐसा बन जाएगा, mm कैंसिल होके v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी lg टाइम्स 1 माइनस कोस थीटा। लेट मी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। अगर आंसर की बात की जाए तो बच्चा आंसर आ चुका, आंसर आ चुका, बट यू शुड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos थीटा। वंस यू नो cos थीटा यू विल गेट द आंसर। अब देखो, अब देखो क्या करूंगा मैं। अब और क्या कर सकते हो बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ और क्या कर सकते हो। भाई एक इक्वेशन बन गई, बट दो वेरिएबल आ गई, एक v आ गया एक थीटा आ गया, काम नहीं बनेगा। सो आई नीड वन मोर इक्वेशन। तो यू पीपल टेल मी दूसरी इक्वेशन कहां से लाऊं, क्या कॉन्सेप्ट यूज करूं। यू कैन टेल मी बच्चों, बता सकते हो क्लासरूम में इससे ढंग के क्वेश्चन, ये तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। बोलो कोई बताएगा बच्चा, दूसरी इक्वेशन कहां से बनाऊं, क्या लग रहा है आपको। यस टेल मी बच्चों,
वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा तरन्नुम। एनर्जी कंजर्वेशन, अरे भाई क्लास में सब हो रखा है। लेट मी से दिस इज ए पॉइंट ए और दिस इज ए पॉइंट बी, तो भैया क्या करो, टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। अब यू आपको पता है बच्चों, जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट की बात जरूर करते हैं, और रेफरेंस पॉइंट तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या ले। तो भाई मैं ये वाला पॉइंट रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं, मतलब ये रेफरेंस पॉइंट हो गया मेरा, ठीक है, ये एकदम लोवेस्ट लोवेस्ट पॉइंट जो है ना यहाँ पे, दैट इज माई रेफरेंस पॉइंट। तो अब देखो ए पर जो बेटा एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल तो जीरो, और काइनेटिक कितनी, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर। बच्चों वेलोसिटी दी है रूट जीएल, तो उसका करेंगे स्क्वायर। एग्री एवरीबडी, अरे बोलो बच्चों एग्री। यस यस। अब देखो, अब आगे क्या करेंगे भाई, एनर्जी एट बी, भाई एनर्जी एट बी क्या लिखेंगे, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। भाई अगर आपने स्पीड v मान ली तो काइनेटिक तो बच्चों हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या हो जाएगी। देखो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को बेटा कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये वाली हाइट लेनी पड़ेगी। कौन सी हाइट वाला, ये वाली ग्राउंड से। देखो ग्राउंड मतलब ये हमने रेफरेंस माना है ना, देख रहे हो, ये रेफरेंस माना, तो मुझे ये वाली हाइट की जरूरत पड़ेगी। अब ये वाली हाइट देख रहे हैं, ये वाली हाइट, तो ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, बहुत आसान है। यू नो दिस एंगल इज थीटा एंड यू नो दिस इज एल। तो बच्चों ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट निकल के आ जाएगी बेटा एल माइनस एल कॉस थीटा। नहीं आया समझ में, अरे बेटा ये एल है तो ये बनेगी एल कोस थीटा, और अपने को तो ये चाहिए, तो क्या करेंगे, एल में से एल कोस थीटा माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट एल एल माइनस एल कोस थीटा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, एम जी एच, एच क्या है, एल माइनस एल कोस थीटा। पहले ये बताओ यहां तक ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो इक्वेशन बनी, ये आपको समझ में आ गई क्या, टेल मी, जल्दी से बोलो। यस, समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। बस अब देखो क्या करना है। अब हमारे पास एक इक्वेशन ऊपर आ गई, एक नीचे आ गई, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो बच्चों एम एम तो खत्म हो जाएगा, ऐसा कॉमन लेके खत्म हो जाएगा एम एम तो, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास एलएचएस में जीएल, स्क्वायर रूट ऑफ जीएल का स्क्वायर क्या, जीएल, जीएल बाई टू इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई टू, राइट, प्लस प्लस जीएल बाहर ले लो, वन माइनस कोस ऑफ थीटा, ठीक है, ठीक है बच्चों, अरे बोलो। अच्छा देखो 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 देखो, इक्वेशन वन को देखो, ये है ना एल जी वन माइनस कोस थीटा, इसकी वैल्यू तो बेटा वी स्क्वायर है, तो क्या करो इस वी स्क्वायर को पटक देते यहां पर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू प्लस वी स्क्वायर, मतलब थ्री वी स्क्वायर बाई टू। आया भाई समझ में, थ्री वी स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे एलएचएस में क्या चल रहा है, जी एल बाई टू। तो बच्चों सीधा सीधा काट दिया, इसको कैंसिल कर दिया, टू से टू चला गया, तो टू से टू चला गया, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल बाई थ्री, या वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एल बाई थ्री। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ जी एल अपॉन थ्री। ऑप्शन चेक करो फटाफट, ऑप्शन चेक करो, यस, फोर्थ आंसर हो जाएगा, 10वें का आंसर आ गया फोर्थ। क्वेश्चन अच्छा था, बट देखो मुझे एक बात बताओ, आई एग्री क्वेश्चन बढ़िया है, नो डाउट क्वेश्चन अच्छा है, बट मुश्किल नहीं है, इससे ज्यादा भारी क्वेश्चन करा रखे मैंने, सर्कुलर मोशन और पता नहीं कहां कहां करा रखे मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं, किसी को कोई डाउट, जल्दी से, किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें, नो, ओके बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 14, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। यस, ये रहा बच्चों 14, क्या बोल रहा है 14, देखो पढ़ते हैं जरा इसको। ए बुलेट ऑफ मास एम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास कैपिटल एम। बहुत आसान बात है, एक बंदूक की गोली से गोली निकल गई, बंदूक से गोली निकल गई, सॉरी बंदूक से गोली निकल के भागी। तो आपको पता है ना, जब गोली निकल के भागेगी तो देयर विल बी रिकॉइल वेलोसिटी, यानी एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन लगेगा, समझ रहे हो, यानी एक रिकॉइल वेलोसिटी गन के पास पैदा हो जाएगी। तो उसने क्या बोला, द रिकॉइलिंग गन कंप्रेसेस ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के बाय ए डिस्टेंस डी। मतलब क्या हो रहा था
के सिचुएशन ऐसी, देन वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो देखो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ये। देखो देखो देखो, देखना जरा, क्वेश्चन नंबर क्या है, 14। यस, ये क्या बोल रहा है कि भाई एक बंदूक से गोली निकली, ये मान लो बंदूक है, ठीक है, एक बंदूक बना रहा हूं, इससे गोली निकल के भागी। तो जब इससे बुलेट निकल के भागेगी तो क्या होगा, ये बंदूक मान लो इसका मास दे दिया कैपिटल एम और बुलेट का दे दिया स्मॉल एम। तो जब इससे निकल के भागेगी तो भाई ये पीछे की तरफ मूव करेगा। मान लो ये मूव कर रहा है वेलोसिटी वी से, कैपिटल वी से, ठीक है, दैट इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी। अब उसने क्या बोला कि पीछे ना एक स्प्रिंग लगा हुआ था, ये बंदूक की गोली के पीछे मान लो एक स्प्रिंग लगा हुआ था, ऐसा ऐसा एक स्प्रिंग था, ये एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे स्प्रिंग है। तो जैसे ही बंदूक पीछे हटी रिकॉइल वेलोसिटी की वजह से, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हो गया, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट उसने के दिया है। और उसने बच्चों आपको ये भी बता दिया कि देखो ये स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ, ये भी उसने बता दिया। तो उसने बोला कि भाई ये स्प्रिंग जो है ना, पहले यहां था, अब ये कंप्रेस होकर यहां पहुंच गया। तो कितना कंप्रेस हुआ, डी कंप्रेस हुआ, उसने बोला है डी कंप्रेस हुआ। क्या ये सिचुएशन समझ में आ रही है बच्चों? अरे बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस, ये जो मैंने बनाया समझ में आ गया? यस। अब अपने को क्या बतानी है, वो पूछ रहा है कि भैया फाइंड कर दो वेलोसिटी किसकी, बुलेट की। तो सबसे पहले तो हम लोग यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों यूज करेंगे? टू फाइंड आउट द रिकॉइल वेलोसिटी। अगर बुलेट की वेलोसिटी इस तरफ ले लेता हूं बच्चों स्मॉल वी, तो मैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन इनफैक्ट विच मोमेंटम, ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट यहां पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बाय कंजर्वेशन ऑफ विच मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। समझ में आ गई बात? तो भाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भाई क्या हो जाएगा, शुरू में तो मोमेंटम पूरे सिस्टम का जीरो है, और ये मतलब इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम कितना, बुलेट का देखूंगा तो एमवी लिखूंगा, और गन का देखूंगा तो माइनस एमवी लिखूंगा। ये माइनस प्लस का चक्कर समझ में आ रहा है? याद करो बच्चों, अगर ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी है तो बच्चा ये डायरेक्शन मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी, तो v की वैल्यू में माइनस वी रखूंगा। ये बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो कैपिटल वी की वैल्यू बच्चा यहां से क्या आ गई, कैपिटल वी की वैल्यू आ गई एम वी बाय कैपिटल एम। ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। ये कौन सी इक्वेशन बन गई भाई, एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। इसमें किसी बच्चे को कोई भी डाउट यहां तक? बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा कितनी आसान बात बोल रहा है, भाई ये गन है और ये गन वी वेलोसिटी से चल रही है, और इसने क्या किया, कंप्रेस कर दिया स्प्रिंग को, कितना, डी। तो तो आप मुझे बताओ कि गन के पास जब वेलोसिटी वी थी, तो क्या गन के पास कोई एनर्जी थी? जल्दी से कमेंट करो फटाफट। अगर गन की मास, गन का मास एम है और गन की वेलोसिटी भी है, तो क्या गन के पास कोई एनर्जी है? जल्दी बोलो। हाँ है, नहीं है, नो कर रहे हो? यस, काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी है ना। तो बेटा वो जो काइनेटिक एनर्जी है ना, जब वो गन पीछे चलेगी तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही है। एक सिचुएशन आएगी कि गन की वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगी तो स्प्रिंग जो है ना वो डीकंप्रेस्ड हो जाएगा। तो कहना ही से बच्चों कि वॉल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन, wall of the kinetic energy of the gun gets converted into elastic energy, yes or no? अरे बोलो, wall of the kinetic energy of the gun that is half m v square, half m v square that gets converted into half k x square. But what is your x beta? Your x is d, so I can write here half k d square. भाई नहीं आया समझ में? अरे वंस अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वंस अगेन क्या लग रहा है भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे आया कि नहीं आया समझ में? यस। तो भाई यहां से टू टू चला गया, और बच्चों यहां से आप देख सकते हो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई देखना जरा, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा के डी स्क्वायर बाई एम। तो भाई वी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, वी की वैल्यू आ गई के डी स्क्वायर बाई एम, और एम कैपिटल है, याद रखना कैपिटल एम का रूट, ये हमारा वी आ गया। लेट मी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। अपने को क्वेश्चन में फाइंड करनी है बेटा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मतलब स्मॉल वी निकालना है। अपने को स्मॉल वी निकालना है, तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, दोनों तो वी की वैल्यू है। तो ये आ जाएगा बेटा एम वी अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल्स टू के डी स्क्वायर
बाई कैपिटल एम स्क्वायर रूट। तो सीधा सीधा वी की वैल्यू आ गई, डी स्क्वायर का रूट है तो बाहर बेटा डी आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में एम आ जाएगा और ये आ जाएगा एम के डी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर रूट। अब एम को अंदर लेंगे तो वो एम स्क्वायर बनेगा, जाके एम को अंदर लेंगे तो एम स्क्वायर बनेगा। यस। अच्छा डी स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने, अरे एक मिनट बच्चों, एक मिनट, थोड़ी सी गलती कर दी, ये डी स्क्वायर क्यों लिख दिया, तो बाहर लिख दिया मैंने। तो भैया ये बन जाएगा सीधा सीधा अंदर जाके एम स्क्वायर, तो एक पावर कैंसिल हो गई, तो फाइनल आंसर आ गया डी बाई स्मॉल एम टाइम्स रूट एम के। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चेक करते हैं जरा, चेक करो। डी बाई एम रूट एम के, यस। क्वेश्चन थर्ड, थर्ड ऑप्शन हो गया बेटा, थर्ड। अरे समझ में आया किसी को, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है 23। लेट्स टॉक अबाउट द 23 बच्चों, 23। यस, दिस इज 23। क्या बोल रहा है जनाब? A sphere starts rolling down an inclined plane of inclination theta. The speed of its center when it has covered a distance. बच्चों बहुत आसान है, क्या बताऊं मैं आपको? अरे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने तो आपको पूरे साल भर ये चीज पढ़ाई है, कभी कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट फंस जाए तो उसमें दो ही चीज लगती हैं एक इंटीग्रेशन और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ इंटीग्रेशन तो लगेगा नहीं, तो क्या लगाओगे? अरे लगाओ भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सीधा सीधा देखो, चलो करता हूं मैं, सोल्व करता हूं इसको फटाफट, जल्दी से सोल्व करते हैं इसको। क्या है क्वेश्चन नंबर है भाई 23। देखो भाई 23 देखो, वॉच आउट 23। एक मिनट, एक मिनट। यस, यस वॉच आउट 23। एक मिनट फुल स्क्रीन करता हूँ बच्चों, वरना ये प्रॉब्लम होगी इसमें। बेटर टू डू द, एक मिनट, हाँ, फुल पेज, यस। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है बेटा, कि एक इंक्लाइन प्लेन है विच इज इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा, और वहां पे क्या घुमा रहे हो आप? सॉलिड सिलेंडर है, क्या है ये? स्फेयर है ना, स्फेयर घूम रहा है, स्फेयर स्टार्ट्स रोलिंग, स्फेयर स्टार्ट्स रोलिंग। तो ये हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। रोलिंग मोशन के बारे में मैंने पूरी डिटेल आपको पढ़ा रखी है, रोटेशनल मोशन के चैप्टर में इतना ज्यादा कवर करा रखा है रोटेशनल मोशन में, हद नहीं उसकी, है ना, नीट में इतनी जरूरत नहीं, इतना करा रखा है, ठीक है। तो ये भाई रोलिंग मोशन कर रहा है, ठीक है, रोलिंग मोशन कर रहा है। तो रोलिंग मोशन कर रहा है तो पूछ रहा क्या है आपसे, क्या पूछ रहा है? द स्पीड ऑफ इट सेंटर व्हेन इट हैज कवर्ड ए डिस्टेंस एल। इसके सेंटर की स्पीड, मतलब बेसिकली सेंटर मास की स्पीड पूछ रहा है जब ये कितनी डिस्टेंस कवर कर ले, एल। तो मान लो ये यहां पर था और बच्चों ये यहां पहुंच गया, और इसने मान लेते कि ये वाली जो डिस्टेंस है, भाई ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा ये कवर कर ली, और ये डिस्टेंस मान ली मैंने एल, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या मान ली मैंने? एल मान ली। ओके फाइन। अब देखो मैं क्या करूंगा, मुझे तो स्पीड चाहिए सेंटर मास की, जब ये एल लेंथ ट्रेवल कर लेगा यानी रोल कर लेगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब आपने यहां से इसको छोड़ा था, जहां से मान लो आपने इसको छोड़ा था और ये यहां पहुंच गया, मतलब पॉइंट ए से छोड़ा, ये पॉइंट ए मान लेता हूं, ये पॉइंट बी, पॉइंट ए से छोड़ा और ये पॉइंट बी पर पहुंच गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं जब आप इसको छोड़ रहे थे ना यहां से, तो क्या इसके पास कोई एनर्जी थी? बच्चों क्या इसके पास कोई एनर्जी थी? बोलो जल्दी से। यस, यस और नो। पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल। अरे बिल्कुल भाई पोटेंशियल एनर्जी थी। और पोटेंशियल एनर्जी को आपको पता है, विदाउट रेफरेंस लेवल पोटेंशियल एनर्जी कभी कैलकुलेट नहीं की जा सकती। तो भाई आपकी मर्जी है, रेफरेंस किसको मानोगे? आपकी मर्जी है किसको मानोगे। आप ये ग्राउंड को रेफरेंस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी आंसर आएगा। बट मेरी सुनो, ग्राउंड को मानने से बेटर मैं बताऊं, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ये ज्यादा बेटर है। इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे इस लाइन को, तो देखो ये वाली हाइट हो जाएगी। और बेटे आपको पता है कि देखो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, और यू नो दिस इज एल, तो ये एल कोस थीटा, और ये हाइट हो गई, अब जा ये हाइट हो गई बेटा एल साइन थीटा। नहीं आई समझ में बात? अरे बच्चों ये हाइट समझ में आ गई बेटा, ये एल है ना, और ये एंगल थीटा है, तो ये बनी एल कोस थीटा हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल बनी एल साइन थीटा, तो हाइट आ गई एल साइन थीटा। इसका मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी, अगर मैं ए पर टोटल एनर्जी की बात करूं, आई कैन इक्वेट इट टू द टोटल एनर्जी एट बी। यस, टोटल एनर्जी एट ए क्या होगी बेटा? पोटेंशियल होगी ओनली, दैट इज एमजीएल साइन थीटा।
और टोटल एनर्जी एट बी क्या होगी, जब वो बी पर आएगा तो चल रहा है ना बी पॉइंट पर, तो वो चल रहा है तो मतलब उसकी एक काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और एक और एनर्जी होगी क्योंकि मोशन बच्चों रोलिंग है, मत भूलो मोशन रोलिंग है। तो रोलिंग मोशन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, वो होती है लीनियर काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और देखो रोलिंग मोशन के लिए यू नो वी इक्वल्स टू होता है आर ओमेगा। वी इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा। यस। अच्छा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को लेना पड़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का क्या लेंगे, 2/5, 2/5 गुलाम सैयद। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या लेंगे बच्चों, 2/5 एम आर स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उठा के यहां पटक देते हैं और देखते थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, देखते क्या आता है। तो यू विल गेट एम जी एल साइन थीटा इन एल एच एस, इट शुड बी इक्वल टू वॉट, 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई की वैल्यू रख रहा हूं बेटा, 2/5 एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखो बच्चों, ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जो है ना, आर ओमेगा की जगह वी रख देंगे तो बच्चा ये आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस टू टू खत्म 1/5 एम वी स्क्वायर। ये सारे एम एक ही है, बड़ा छोटा कुछ नहीं है, एक ही एम है, बड़ा ले लो छोटा ले लो सब एक ही एम है। एंड इट विल बी इक्वल टू एम जी एल साइन थीटा। तो यहां से बच्चा क्या क्या कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, एम खत्म हो जाएगा, एल एच आर एच एस में आ गया v² by 2 प्लस v²by 5, तो ये हो जाएगा बेटा 7/10 v², दैट इज जीएल साइन थीटा। बस आ गया v की वैल्यू, क्या आ गया, 10 GL। एक मिनट, एक मिनट, पेज खराब नहीं होना चाहिए, रुक जाओ, नीचे लिखता हूँ नीचे, हाँ। तो सीधा सीधा भाई v की वैल्यू आपके पास आ गई बच्चों, v की वैल्यू क्या आ गई बेटा, v की वैल्यू आ गई 10 GL साइन थीटा डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर रूट। ये आपका आंसर आ गया। बताओ, कुछ भी मैंने कुछ खास नहीं किया, सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया बस। इसमें अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भूल जाते हैं। अरे भाई, ये तो देख लो, उसने बेटा क्वेश्चन में बोला है रोलिंग, रोलिंग बोला है ना, तो रोलिंग मतलब क्या, rolling is a pure rolling is a perfect combination of translational motion and pure rotational motion, you remember, सब कुछ पढ़ा रखा है आपको। अच्छा, तो स्पीड आ गई आपके पास, आंसर आया कि नहीं इसमें, 10/7, हाँ 10/7, 10/5 क्या आ रहा है हमारा, 10/5, 10/7 राइट, 10/7 ना, हाँ 10/7 मिल रहा है ना। ये आ गया थर्ड वाला, आ गया थर्ड वाला आंसर आ गया। हम्म। देखो अब बताओ, कोई डाउट है क्या किसी को, यस टेल मी क्विकली, डू यू हैव एनी डाउट, जल्दी से बोलो। नो। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी। 23rd के बाद है बच्चा 31st, 31st पे जाता हूँ। यस, 31st, 31st, यस। टेम्परेचर ऑफ ए रोड ऑफ लेंथ, अरे बेटा 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया, इज इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। अरे बच्चा, एक रोड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और भाई उसको आपने इंक्रीज कर दिया उसके टेम्परेचर को, कहां से कहां, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस। आप बताओ, अगर नॉर्मली रोड को आप पिघला दोगे तो चांसेस है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। एक नॉर्मल लोहे, मान लो लोहे की रोड है, उसको पिघलाओ आप, तो चांसेस क्या है, लेंथ बढ़ेगी। तो इफ द रोड इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज इन लेंथ, द फोर्स रिक्वायर्ड बाई, अरे बच्चों तुमको पता नहीं है, अरे मैंने बताया है ना ये, एक मिनट, सॉरी यही लिख रहा हूं मैं, यहाँ तो नहीं लिखा जाएगा। अरे ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल स्ट्रेस, भूल गए तुम लोग, भाई एक ये रिजिड एंड है, एक मिनट, इसके बीच में रोड लगा दी, भाई हजान होने दो, हाँ? एक
चलो भाई, देखो मैं बता रहा था कि बच्चों अगर आपके पास एक रोड है और आपने इसको दो रिजिड सपोर्ट के बीच में ऐसा सटा के रख दिया, ठीक है। अब आप इसको हीट दे रहे हो। मतलब आपने क्या किया बेसिकली, इसकी लेंथ थी 1 मीटर, लेंथ इसकी उसने दे दिया 1 मीटर है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने ए मान लिया मैंने, और आप इसको हीट दे रहे हो। मतलब आप इसका टेम्परेचर ना 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पे कर दिए, 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, ये रोड तो फैलने की कोशिश करेगी, मतलब इसकी लेंथ बढ़ेगी। बट आपने इसको रिजिड सपोर्ट के बीच में फंसा के रखा है, तो लेंथ तो बढ़ नहीं सकती, यानी आप लेंथ बढ़ने से रोक रहे हो। तो बेटा इसके अंदर ना एक स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, एंड दैट स्ट्रेस इज थर्मल स्ट्रेस। और थर्मल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है यंग्स मॉडुलस, है ना, मॉड्यूलस ऑफ, पता है ना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में तीन टाइप के होते हैं, बल्क, यंग, और वो क्या है आपका यार, वो क्या है बच्चों, रिजिडिटी, रिजिडिटी वाला। तो वाई की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यू रिमेंबर, यस और नो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अरे बोलो भाई, जल्दी कमेंट तो कर दो। यस। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर क्या है, 31, तो हेडिंग डाल दो इस पे, क्वेश्चन नंबर 31 है भैया, ये 31 का सोल्यूशन चल रहा है। तो अब देखो, अब क्या करना है भाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आपको पता है, तो दैट इज वाई। स्ट्रेस क्या होता है, मान लो स्ट्रेस हमारे पास है ना, जो भी है वो फोर्स अपॉन एरिया ही तो होता है स्ट्रेस। रिमेंबर, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज स्ट्रेस। अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे डायमेंशन की बात करूंगा तो बेटा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लूंगा, दैट इज डेल्टा एल बाई एल। यस। तो अब देखो यहाँ पे एफ बाई ए की वैल्यू बच्चों हम लिख सकते हैं वाई डेल्टा एल बाई एल, लिख सकते हैं ऐसा। यस। तो एफ की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वाई ए डेल्टा एल बाई एल। जो काम मैं करना हूं कर रहा हूं ना, इस क्वेश्चन में ये काम को करने की हरगिज जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन का है। मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, ताकि आपको याद दिला रहा हूं, मैं याद दिला रहा हूं कि बेसिकली मैं यहाँ पे फॉर्मूला निकालूंगा फोर्स का, फोर्स का फॉर्मूला निकालूंगा। अब डेल्टा एल आपको पता है, ना, एल इज इक्वल टू एल नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यू रिमेंबर। अरे लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा नहीं है, लेंथ का एक्सपेंशन। तो ये यू कैन से इट इज एल डैश इज इक्वल टू एल टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो बेटा यहां से एल डैश माइनस एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल अल्फा डेल्टा टी आ जाएगी। यस। एल माइनस एल डैश की वैल्यू एल अल्फा डेल्टा टी, और ये तो बेटे डेल्टा एल है ना, तो यहां से देख सकते हो आपके डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू आ गई अल्फा डेल्टा टी, दैट्स इट। बस हमारा फोर्स आ गया। फोर्स क्या आ गया बच्चा, फोर्स आ गया हमारे पास वाई ए, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, दैट्स इट। एक्चुअल में ये फोर्स आपको याद रखना है भाई, ये फॉर्मूला थर्मल स्ट्रेस के लिए, एफ इज इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा टी। सारी वैल्यू उठा के पटक दो। डेल्टा टी टाइम नहीं है, डेल्टा टी इज व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर हियर। हियर डेल्टा टी इज व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर। तो वाई की वैल्यू पता है वो रख दो, ए की पता है वो रख दो, अल्फा पता है, देखो पहले देखो डेटा, देखो जरा, देखो डेटा। वाई दिया है, ये दिया, अल्फा दिया है, डेल्टा टी मतलब 100 आ गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, तो इसको कन्वर्ट कर लेना 10⁻⁻⁴मीटर स्क्वायर। वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में नहीं करूंगा, दिस इज योर जॉब बच्चों। जल्दी बताओ, समझ में आ गया। यस। मैं बता रहा हूं, इस क्वेश्चन के लिए इतना डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, मैंने कर दिया बस डेरिवेटिव यहाँ पे। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है भैया अपना 45, 45 बहुत बड़ा जंप है ये तो। 45 देखो भाई, 45 जरा, आज एक ही पेपर सोल्व करेंगे, जब टाइम ही इतना मिल गया मैं क्या करूं। आप लोगों को टाइम इतना मिल गया। सितंबर किसको बोलते हैं भाई, सितंबर, अगस्त के बाद आता है सितंबर। ये क्या है भैया, द डिफरेंस ऑफ प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए सोप बबल ऑफ रेडियस 4 mm इज इक्वल्स टू 8 mm ऑफ द वाटर कॉलम। अरे बच्चों ये तो कुछ भी नहीं है। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे तुमको पता नहीं कितना, अरे सरफेस टेंशन में कितना पढ़ा रखा है तुमको, सोप बबल का फॉर्मूला पता है ना। अरे प्रेशर का फॉर्मूला नहीं पता है तुमको, प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड विल बी ग्रेटर देन द प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड, and this difference of pressure is nothing but 4T by R. You remember बच्चों, P equals to 2T by R का फॉर्मूला याद है ना सबको, पहले बताओ।
P इक्वल टू 2T/R तो नॉर्मल बब्बल के लिए होता था, बट 100 बब्बल आ जाती तो उसको 40 कर देते थे, क्योंकि डबल फिल्म बन जाती वहां। पूरा डेरिवेशन के साथ में, सारे कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर कर रखा है फॉर्मूला। जल्दी बोलो, फॉर्मूला याद आ रहा है? P इक्वल टू 40/R, यस और नो? यस, याद आ रहा है, बिल्कुल। चलो तो सोल्व करते हैं फटाफट इसको। ये है भैया क्वेश्चन नंबर 45। वॉच आउट, क्वेश्चन नंबर 45 बच्चों, ये हमारा 45 है। तो याद करो, सोप बबल के लिए फॉर्मूला होता था P इक्वल टू 40/R। ये P क्या होता था बेटा? एक्सिस प्रेशर जिसको बोलते थे, मतलब प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड माइनस प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड, ऐसा कुछ करके रहता था ना, 40/R। तो उसने क्या बोला देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई एक रेडियस दे दी 4 mm, आर की वैल्यू दे दी, और सरफेस टेंशन पूछ रहा है T। और देखो एक बात जहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं बताता हूं आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है। He is saying the pressure difference inside and outside of a soap bubble of radius 4 mm is बच्चों is के बाद देखो क्या है, इक्वल टू 8 mm ऑफ वाटर कॉलम। ये क्या दे दिया सर, ये क्या दे दिया? अरे बेटे ये बहुत आसान है। अरे देखो देखो देखो, ये क्या बोल रहा है, देख क्या बोल रहा है, बताता हूं आपको ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है मेरे बच्चों, ये बोल रहा है कि मान लो हमारे पास एक ग्लास में पानी है, एक मग में, एक डब्बे में पानी है। क्या है भाई, एक मग में या डब्बे में क्या भर दिया? पानी। अरे एक मिनट, ये परेशान कर रहा है मेरे को, जस्ट वेट। हाँ, एक मिनट बच्चों, ये मेरा मार्कर कुछ गड़बड़ कर रहा है, जस्ट वेट। भैया क्या फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके, चलो हो गया हो गया। हाँ तो भाई देखो, मान लो ये भाई आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है बेटा, कंटेनर है। वो ये बोलता है कि जो प्रेशर है ना, ये वाला प्रेशर, वो किसके बराबर है? देखो किसके बराबर है, 8 mm ऑफ वाटर कॉलम। 8 mm ऑफ वाटर कॉलम का क्या मतलब हो गया कि आपने बेटा इसमें पानी भरा और इसकी हाइट ली 8 mm। अब देखो ये वाटर है, हाँ वाटर है, वाटर की डेंसिटी रो, रो मान ली। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा ना, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो प्रेशर इसके बराबर होगा। ये बोल रहा है ऐसा। बताओ पहले ये बताओ, ये बात समझ में आई? 8 mm ऑफ वाटर प्रेशर का मतलब क्या हो गया? भाई सब पढ़ा रखा है तुम्हें, मरकरी वाला वो 13.6 सेंटी, वो है ना 76 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर, तो सब तो पढ़ा रखा है, समझ में आया? यस। तो बस अपने को यहाँ पे प्रेशर निकाल देते, वही मेरे पी की वैल्यू हो जाएगी। तो भाई पी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों रो जी एच। रो जी एच बराबर, वाटर का रो क्या होता है? वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होती है ना, या 1000 kg/m³, तो 1000 ले लेता हूं मैं, 1000 kg/m³ में ले रहा हूं, ठीक है। इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो, इंटू एच, एच कितना 8 mm। 8 mm बोले तो 8 × 10⁻³ कर देंगे, है ना मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो भैया ये आ गया हमारे पास पी, और ये आ जाएगा आंसर N/m² में, ठीक है। ये प्रेशर आ गया। अब अपने को क्या करना है, टी निकाल देना है बस बेटा। तो टी की वैल्यू क्या हो गई, टी विल बी RP/4। बताओ मैं सोल्व करूं इसको आगे, जल्दी बोलो। हाँ सर करो जी, मानने के नहीं, हम तो सोल्व करो। चलो भाई सोल्व कर देते हैं। 4 mm रखो भाई, रेडियस 4 mm है। चलो सोल्व कर देते हैं। तो बेटा रेडियस रख दो 4 mm, मतलब 4 × 10⁻³ पी की वैल्यू क्या आ गई? पी की वैल्यू अपन ने देखा, देखो 10 की +3 है, 10 की-3 ये तो खत्म हो जाएगा, 80 आ जाएगा सीधा सीधा, 80। 80/4 कर दो, तो 4 4 ये तो आ गया ऐसे ही। 80 × 10⁻³ तो मतलब चुप। क्या हो गया भाई, 8 × 10⁻² हो गया सीधा सीधा, 8 × 10⁻²। अच्छा इसमें दिया है, चलो ठीक है भाई, ये भी आगे भी लिख दो, 0.08, 0.08 न्यूटन पर
मीटर, है ना, न्यूटन पर मीटर, जो आपके सरफेस टेंशन की यूनिट होती है, न्यूटन पर मीटर। 0.08 है ना, 0.08 आंसर आ जाएगा भाई, चेक कर लो। सर 37 ये क्या है? अच्छा, क्वेश्चन 37। ठीक है ठीक है, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे, उस पे आ रहे हैं भाई। तो ये हो गया भाई, इसमें तो डाउट नहीं किसी को है? नो, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? जो लिखा है वो रखा है 15। 15 मेरे पास लिखा है, 37 भी है। 37 क्या है देख लेते हैं उसको। ओ हो, देखो भाई 37 देखो। ए पर्सन ड्रॉज वाटर फ्रॉम 5 मीटर डीप वेल इन ए बकेट ऑफ मास 2 kg of capacity 8 liter by a rope of mass 1 kg. What is the total work done by the person? भाई एक आदमी है बच्चों, एक आदमी है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? वाटर खींच रहा है ना। कहां से? 5 मीटर गहरे कुएं से, बराबर। और किसकी हेल्प ले रहा है वाटर खींचने में? बाल्टी की। और बाल्टी का मास कितना दे दिया? 2 kg। और कैपेसिटी कितनी है? 8 लीटर। बाल्टी का मास कितना दे दिया भाई? 2 kg दे दिया। और कैपेसिटी कितनी है उसकी बाल्टी की? 8 लीटर है, मतलब 8 लीटर पानी उसमें आ सकता है, ठीक है। बाई ए रोप ऑफ मास 1 kg। अच्छा, जो लस्सी से लटकाएगा ना, उसका भी मास दे दिया 1 kg। तो अब आपसे पूछता है व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय द पर्सन। ओ हो, टोटल वर्क डन बाय द पर्सन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ। मान लो आप ग्राउंड पे ना एक पत्थर पड़ा है 2 kg का। ग्राउंड पे क्या पड़ा है बेटा? एक पत्थर पड़ा है 2 kg का। आपने उस पत्थर को उठाया और एच हाइट पे ले गए। या मैं मान लेता हूं एम मास का एक पत्थर पड़ा है ग्राउंड पे। आपने उस पत्थर को ग्राउंड से उठाया और एच हाइट ऊपर ले गए, तो क्या आपने कुछ वर्क किया? बोलो जल्दी बोलो फटाफट। क्या बच्चों आपने कुछ वर्क किया? यस। कितना किया बताना जरा, कितना किया? एम मास के पत्थर को एच हाइट ले गए तो कितना वर्क किया? यस, एमजीएच। अरे एमजीएच किया ना। तो बस यहां भी आंसर एमजीएच ही आएगा। बट यहां आपको परेशान कर रहा है वो परेशान क्यों कर रहा है आपको? क्यों कर रहा है परेशान? उसने बोला भाई एक बाल्टी है, बाल्टी में रस्सी बंधी है, और रस्सी का भी वेट दे दिया, और ये बोला कि बाल्टी का मास है 2 kg। एकदम प्रैक्टिकल वाली बात कर रहा है जो एक्चुअल में हकीकत में होती है। और 8 लीटर पानी उसमें आएगा। तो देखो, जब मैं बाल्टी में पानी पूरा भर लूंगा ना 8 लीटर, तो उस 8 लीटर का भी तो मास कुछ होगा ना। उस 8 लीटर का भी तो कुछ मास होगा। और मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। भाई वॉल्यूम तो 8 लीटर है बेटा, और डेंसिटी आपको पता है, समझ रहे हो? तो उसमें वाटर का मास भी आ जाएगा। वाटर का मास आ गया प्लस बाल्टी का मास, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 2 प्लस वाटर का मास। एक तो ये टोटल मास हुआ। अच्छा, जो रस्सी है ना, वो रस्सी 1 kg की है। इसने एक चीज गलत दी है, इसको बोलना चाहिए था यूनिफॉर्म रोप, है ना। यूनिफॉर्म नहीं दी है इसने, तो यूनिफॉर्म नहीं दिए तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है? तो भाई रस्सी 1 kg की है। अब रस्सी को अगर आप देखेंगे तो रस्सी का सेंटर मास, तो देखो ऐसा करते हैं बेटा। ये हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 37 करने जा रहा हूं मैं। तो ये हो गया भाई, मान लो हमारे पास ये कुआ है, ठीक है। 5 मीटर गहरा कुआ है। अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपनी बाल्टी पड़ी है। बाल्टी ये रही, अपनी बाल्टी पड़ी है। इसमें अब पानी आता है भैया 8 लीटर। कितना लीटर? 8 लीटर पानी इसमें आता है। तो देखो, इसमें 8 लीटर पानी आएगा और 2 2 किलो की ये खुद है। तो इसका जो टोटल मास हो जाएगा, और एक रस्सी लगी है, और रस्सी का जो मास है बच्चों वो कितना दिया है? 1 kg, बराबर। जब हम बाल्टी को बाहर निकाल लेंगे तो अपने को बताना है कि वर्क हमने कितना करना पड़ा। तो मैं बताता हूं। एक तो बाल्टी की वजह से, बाल्टी को निकालने में वर्क करना पड़ेगा। और बच्चों एक रस्सी को भी तो खींचने में वर्क करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूं, रस्सी को ना मैं यूनिफॉर्म मान के चल रहा हूं, और रस्सी का सेंटर मास ना इसके सेंटर पे हो जाएगा इतना। मतलब 1 पॉइंट मास आपके पास यहां हो गया। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? 1 पॉइंट मास यहां होगा, जो कि अपर एंड से कितना हाइट पर है? 2.5, यानी डेप्थ पर है 2.5। क्योंकि रस्सी का सेंटर मास उसके सेंटर पे मानना पड़ेगा। तो भाई 1 पॉइंट मास, गोया की ये प्रॉब्लम इसमें कन्वर्ट होगी कि 1 पॉइंट मास तो यहां पर है, जो कि 1 kg है। और इसको बच्चों अपने को कितना उठाना है ऊपर? 2.5। नहीं आई बात समझ में क्या बता रहा हूं?
नहीं आई समझ में? अरे आया कि नहीं आया समझ में? पहले कमेंट करो, ये बात समझ में आ रही है? आइडिया समझ में आ रहा है क्या करना है? 2 kg प्लस वाटर का मास भर के नीचे से उठाना है, और ये जो रस्सी का मास है उसको मैंने सेंटर मास पे मान लिया, और वो सेंटर मास जब 2.5 ऊपर चला जाएगा तो रस्सी सारी बाहर निकल आएगी। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस और नो? कमेंट तो कर दो यस। ओके, तो बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो अब बाल्टी के अंदर कितना मास है भाई? एक तो 2 kg उसका हो गया बाल्टी का, प्लस वाटर का। वाटर का मास कैसे निकालेंगे? वाटर का वॉल्यूम इंटू वाटर की डेंसिटी। और बेटा वाटर का वॉल्यूम क्या दिया है? 8 लीटर। और आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। होता है कि नहीं? 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर। तो भैया 1 लीटर बनेगा 10⁻³ मीटर क्यूब। तो बच्चों मैं मीटर क्यूब में निकाल रहा हूं, तो 8 × 10⁻³ ये मीटर क्यूब में आ गया, इंटू डेंसिटी। डेंसिटी होती है 1000 kg/मीटर क्यूब में। तो बच्चा ये क्या आ गया? 8 kg हो गया। तो ये टोटल मास हो जाएगा हमारा। टोटल मास बच्चों कितना हो जाएगा बोलो? टोटल मास हो गया बेटा, टोटल मास हो गया, कितना हो गया टोटल मास? यस, लेट मी राइट डाउन। तो भाई टोटल मास बाल्टी का जो टोटल मास है, मतलब बाल्टी प्लस उसमें वाटर का, ये हो गया, ये तो गया, ये तो गया, तो 10 kg हो गया सीधा सीधा। बराबर। अब 10 kg के मास को आपको बॉटम से कहां उठाना है? 5 मीटर की हाइट पे। तो टोटल वर्क डन जो आ जाएगा बच्चा, एक तो 1 kg को उठा रहे हो 2.5 तक, तो इसका तो आ जाएगा mgh, मतलब 2 m बोले तो 1 × g 10 × 2.5। एक तो ये आया, प्लस प्लस इसमें क्या करोगे? ये बाल्टी प्लस वाटर, उसका मास है 10 kg, उसको कितना ले जाना है ऊपर? 5 मीटर। तो m बोले तो 10, g बोले तो वही 10, इंटू h बोले तो 5। तो ये आंसर आ जाना चाहिए, ये आंसर आ ही जाना चाहिए। चलो भैया ऐड कर लो इसको, 25 और कितना? 500। 525 है क्या कुछ ऐसा आंसर इसमें? 525 आंसर है कोई कुछ? सेकंड हो गया भाई, सेकंड आंसर हो गया बच्चों। चेक करो इसका आंसर, चेक करना जरा फटाफट जल्दी, इसका आंसर चेक करो भाई। सेकंड आ रहा है अपना, क्या आ रहा है? हाँ सेकंड आ रहा है ना, ठीक तो है 525। भाई आई देखो, क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा था ना तो मेरे को भी लग रहा था ये कैसे करूं, रस्सी आ गई इसमें। तो दिमाग काम करा। अच्छा इसमें ना कुछ, इस क्वेश्चन में अगर ये एडवांस के अंदर क्वेश्चन ऐसा आएगा ना, तो वो ऐसा नहीं देगा। इसने एक गलती कर रखी है क्वेश्चन में, इसको बोलना चाहिए था कि द रोड इज, जो आपकी रस्सी है ना, रोप, रोप इज यूनिफॉर्म। इसने ये गलती करी है, इसको रस्सी को यूनिफॉर्म बोलना चाहिए था। अगर बच्चों रस्सी यूनिफॉर्म नहीं होगी ना, तो समझ रहे हो ना, मान लो रस्सी यूनिफॉर्म नहीं है, तो एक्चुअल में उसके सेंटर को आप सेंटर मास पे नहीं मान सकते, मतलब उसका सेंटर मास जो है सॉरी मिड पॉइंट पे नहीं मान सकते। तो देर इज ए, मतलब थोड़ी सी करेक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से प्रॉब्लम में, उसको बोलना चाहिए यूनिफॉर्म रॉप। वंस यू से यूनिफॉर्म देन ऑटोमेटिकली मैं इसको सेंटर पे मान लूंगा। बट नीट में मैंने देखा है, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, लाइक कितना चल जाता है, ऐसा कुछ देखने को मिलता रहता है बार बार। ठीक है, चले भाई, और कुछ इस टेस्ट में? और कुछ है? 15 15 भी लिखा है था किसी ने, 15। देखो 15 भी देख लेते हैं। 15 15 15 15 क्या है? ओ हो। A ball of mass m hits a floor with a speed v, making an angle of incidence theta with the normal to the floor. If the coefficient of restitution is e equals to 1/√2, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों नोटबुक का क्वेश्चन है, जो मैंने नोट्स आपको बनवा रखी है, सेंटर ऑफ मास में याद करो ऑब्लिक कोलिजन। यू रिमेंबर बच्चों ऑब्लिक कोलिजन? नहीं याद है लगता है भाई। 15 क्वेश्चन नंबर 15 याद करो, ऑब्लिक कोलिजन। अगर हमने किसी बॉल को ऐसे थ्रो किया एक सरफेस के ऊपर, एंड लेट अस सपोज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एल, अल्फा, अल्फा, तो जो वापस वो जाएगी, तो वापस बेटा वो बीटा, बीटा पे जाएगी, है ना? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी बीटा। अगर वो यू वेलोसिटी से आ रही है और मान लो वो वी वेलोसिटी से जा रही है, तो दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी बीटा। ये एंगल बराबर कब होता है? इफ द कोलिजन इज इलास्टिक। बट अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं है तो ये एंगल बराबर नहीं होता है। तो वहां हमने आपको बताया था कि यू कैन यूज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यू कैन कंजर्व द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम अलोंग टेंजेंशियल एक्सिस, सिंस आई अज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन हियर। If I assume there is no friction, then I can conserve the momentum along x-axis, since there will be no force acting, net force, since net force acting along horizontal direction will be zero, and hence I can conserve the linear momentum.
इस लीनियर मोमेंटम को कंजर्व किया था। और याद करो फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये इस वजह से याद दिला रहा हूं, सारा क्लासरूम के अंदर पढ़ा चुका हूं। और फाइनली बच्चों एक फॉर्मूला बनाया था, याद है फॉर्मूला, tan अल्फा अपॉन ई इक्वल्स टू tan बीटा, where alpha is angle of incidence and beta is angle of reflection and e is the coefficient of restitution। खट से आंसर आ गया इसका, खट से। इंसिडेंस एंगल उसने देखो क्या दिया है जल्दी से क्वेश्चन में, एल थीटा की वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45। Watch out, a ball of mass m hits a floor with a speed v, making an angle of incidence 45 degree with the normal to the floor. If the coefficient of restitution is 1 by root 2, find the angle of reflection। एक मिनट मतलब 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड। tan 45 अपॉन ई की वैल्यू 1 बाई रूट टू, इट इज व्हाट tan बीटा। तो बच्चा tan बीटा की वैल्यू आ गई रूट टू, सो व्हाट इज योर बीटा, tan इनवर्स रूट टू। बताओ, तुम तो भूल गए होंगे मैंने कराया कि नहीं। कितने बच्चों को याद है कि मैंने क्लासरूम में इसको पूरा अच्छे से डेराइव कराया हुआ है? कितने बच्चों को याद है? याद है? हेलो, हेलो, हाँ। लेक्चर में हूं मैं, बाद में बात करता हूँ। ठीक है बच्चों, यस। अब कोई और डाउट है इसमें? भाई बच गया ना टाइम, 9:08 हो गए भाई, बस आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं ना। इट्स टाइम इज 9 o'clock के बाद लेना थोड़ा मुश्किल ही रहता है मेरे लिए भी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पास रहेगा बच्चों, आई थिंक अगर इसके कोई डाउट होंगे तो इसके पूछ लेना नेक्स्ट टाइम आप। और आई थिंक आई होप कि जितने आपने दिए थे मैंने उतने तो करा दिए। कोई और भी बाकी है क्या इसका? कोई और है तो भाई आगे देख लेंगे बाद में। कोई और बाकी है इसका डाउट? हाँ, नहीं है ना? ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट है FST1। और ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, सर टेस्ट सीरीज एक्सटेंड करिए। बेटे जितनी टेस्ट सीरीज हो चुकी है ना, पहले इनको सोल्व कर लो। इनको तुमने सारी सोल्व कर ली ना, और सारे डाउट क्लियर करा लिए, मैं गारंटी देता हूँ 720 में से तुम 550 प्लस 100% ले आओगे। टेस्ट सीरीज एक्सटेंड करने से क्या फायदा होता है? अभी जुलाई तक का जो टाइम है वो तो चलने दो कम से कम। और दूसरी बात आपको बता दूं, एनटी के पेपर सोल्व करो बढ़िया तरीके से। आगे हम अपनी आईआईटी लन की टेस्ट सीरीज के बाद में मैं पूरे एनटी के पेपर का डाउट लूंगा। एनटीए में कितने पेपर हैं? बहुत सारे पेपर हैं, इंशाल्लाह वो सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो आगे जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है ना हमारी, वो एनटीए की टेस्ट सीरीज है। वो सारे पेपर हम लोग सोल्व करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे सारे करने का, मतलब जो जो आपके डाउट, सारे का मतलब है जो डाउट, देखो जो क्वेश्चन बहुत इजी है वो मैं सोल्व करा के कोई मतलब नहीं है भाई। जो आपके डाउट आ रहे हैं वो मुझे दो, फटाफट मैं उसको सोल्व कराऊंगा। बस नेक्स्ट टारगेट आपका वही है, जितने भी एनटी के पेपर होंगे। मैं तो बोलता हूँ नीट वाले बच्चों को जेई के पेपर भी सोल्व कर लो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। अच्छा तो ठीक है बच्चों, वाइंड अप करते हैं वीडियो को। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और अगर आपको इस टाइप की वीडियो और चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम इस टाइप की और वीडियो बनाएंगे। और हम आईटीएंस लर्न टेस्ट सीरीज के बाद में हम लोग एनटी की टेस्ट सीरीज की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। मतलब जो डाउट होंगे आपके उसकी वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको बच्चों नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू वेरी मच।